नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम 11वां पार्ट लेकर आए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार से आप आकलन भी कर सकते हैं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है ना, इसमें कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जो चुनाव आयोग है इसमें एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो इस प्रकार से चुनाव आयुक्तों की यदि संख्या पूछी जाए तो कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो निर्वाचन आयोग है ना, इसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसको हम कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो निर्वाचन आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए थे। तो जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन जो है इनका नाम था। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है और मेरी कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताऊं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लगा सकें। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा थार के मरुस्थल में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है ना, उसके 60% हिस्से में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। और देखिए, थार के जो मरुस्थल है ना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो थार का मरुस्थल है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। स्थित यदि पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 60% भूभाग पर ये फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर जो है एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे, वहाँ पर दिशा पूछी गई थी कि जो थार का मरुस्थल है ये भारत की किस दिशा में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। क्योंकि देखिए, यहाँ पर राजस्थान यहाँ है ना उत्तर पश्चिम में भारत के, तो यहाँ पर जो है ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ठीक है। देखिए, अब आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसका एरिया तो कवर करता है राजस्थान को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये हरियाणा में फैला हुआ है, थोड़ा बहुत इसका हिस्सा हरियाणा में भी है और इसका हिस्सा गुजरात में भी है। और कहाँ पर है? इसका हिस्सा पंजाब में भी है और इसका हिस्सा जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांतों में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो थार का मरुस्थल है निम्न राज्यों में से इसका हिस्सा कहाँ पर नहीं है। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को गठन करना चाहे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका हिस्सा हरियाणा में है, गुजरात में है, पंजाब में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों में है, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा, ये बताओ ईमानदारी से कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, एक काम और आपको करना है कि आपको फीडबैक देना है। प्लीज़, आपके जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना, मुझे एक एनर्जी देते हैं अंदर से कि और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो फीडबैक जरूर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ना, कहाँ पर हुई थी? प्लासी में। तो ये प्लासी जो है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक टर्म लिखा है प्लासी की लड़ाई, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। तो ये प्लासी की लड़ाई टर्म में लिखा है तो ये हमें पता होना चाहिए कि लड़ाई कब हुई थी। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ये हुई थी 23 जून को। कब हुई थी? 23 जून 1857 को ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी। और बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब था, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यानी कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
क्वेश्चन बनता है कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और इसमें जो है सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हो गई थी। जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसकी हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस किनको कहा जाता है? IMF और IBRD को। ये दोनों बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं और इनको जो है ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि जो IMF और IBRD है ना, इनकी दोनों की स्थापना 1946 को हुई थी। कब हुई थी? दोनों की स्थापना 1946 को हुई थी और दोनों का हेड क्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में स्थित है। इसी कारण से इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर IMF का जिक्र हुआ है तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हम इसको बोलते हैं। और जो IBRD है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है क्योंकि ये फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी? तो जो भारत की आकस्मिक निधि है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 267, और इसके तहत भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। यह निधि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम किसको कहा जाता है? तो खुर्रम कहा जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शाहजहां हैं इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। और बाद में ये शाहजहां के नाम से राजा बना था यानी कि गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये शाहजहां वही है दोस्तों जिसने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 7 क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज, जिसको हम लास्ट सफर बोलते हैं, तो अंतिम भोज पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो इस पेंटिंग के पेंटर का नाम है लियोनार्डो दा विंची। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे 2 पेंटिंग है। ठीक है, ये पेंटिंग है लास्ट सफर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेंटिंग है लास्ट सफर, इसको हम अंतिम भोज भी बोलते हैं। ठीक है, और एक पेंटिंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये दूसरी पेंटिंग है, इसका नाम है मोनालिसा। ठीक है, एक पेंटिंग है लास्ट सफर ये वाली, और ये वाली पेंटिंग है दूसरे नंबर की, इसका नाम है मोनालिसा। दोनों पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और इसके पेंटर हैं लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, तो ये हमेशा पेंटिंग पूछी जाती है तो इसको आप याद रखें। मैंने फोटो भी बना दी है। देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग है ना, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से क्या तात्पर्य है कि इसका कहीं ना कहीं संविधान में वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। नंबर 9 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने का गौरव किस एकमात्र भारतीय को है? इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। और जो मैं यहाँ से फैक्ट बताऊंगा उन फैक्टों को आप लिख लें, परीक्षा में पूछे जाएंगे और किसी भी बुक में आपको ये फैक्ट नहीं मिलेंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनाई गई थी उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, और ये जो है भारत की पहली और एकमात्र भारतीय है। ठीक है, एकमात्र क्यों? क्योंकि अभी तक और कोई संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नहीं बना है जो कि भारत का हो। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, ये UNO का अंग है। UNO आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके 6 अंग होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसके कितने अंग हैं। इसके 6 अंग हैं, उन्हीं अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है यहाँ पर? ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला हैं। ठीक है, विश्व की पहली महिला हैं ये। और इनके बारे में और फैक्ट आप सुन लें, ये जो है ना, आप लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हैं JL नेहरू, और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, इनके पास 2 प्रमुख रिकॉर्ड हैं, इनको आप लिख लें। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत बनाई गई थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत बनाई गई थी। दूसरा आपको याद रखना है कि ये देश की पहली महिला मंत्री हैं, यानी कि कोई देश में यदि मंत्री बना था महिला तो वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। कब बनी थी? तो ब्रिटिश सरकार में ये कैबिनेट बनी थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार में ये कैबिनेट मंत्री बनी थी। उनके पास रिकॉर्ड है कि ये देश की पहली महिला मंत्री बनी है, ठीक है। और एक और फैक्ट है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, इसको लघु संसद कहा जाता है, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और ये फैक्ट पूछे ही जाते हैं, तो जो भी मैं बताऊं बिल्कुल आराम से आप नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको डायरेक्टली याद कर लें, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं नहीं हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जो भाजा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं, और जो बेटसा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाएं तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ये भी महाराष्ट्र में हैं। लेकिन जो बाघे की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में नहीं हैं, और हमें नहीं का पहचान करना था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी तो देखना है कि ये बाघे की गुफाएं है कहाँ एक्चुअल में, क्योंकि हमें तो सारा का सारा पढ़ना है ना, 1 नंबर चाहिए। तो ये जो बाघे की गुफाएं हैं ना, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है धार, और ये जो बाघे की गुफाएं हैं ये यहीं पर स्थित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 12 क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सरल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो सौर मंडल में ग्रह हैं उनकी संख्या है 8। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? पहले ग्रहों की संख्या थी 9। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस ग्रह को हाल ही में निकाल दिया गया है या फिर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है? तो देखिए, अगस्त 2006 में, कब? अगस्त 2006 में प्लूटो ग्रह को, किसको? प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो कब रखा था? 2006 में, ठीक है। किसको रखा था? प्लूटो को रखा था। और अब ग्रह 13 क्वेश्चन है, औरांग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो औरांग राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये औरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम से एक और राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है हमेशा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ का है? असम का है। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये पूरे संसार भर में फेमस है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मैप को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये जो निष्क शब्द है ना, ये मुद्रा के लिए प्रयोग होता था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो निष्क है इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। और निष्क प्राचीन भारत की सोने की मुद्रा थी। प्राचीन भारत की सोने की मुद्रा थी निष्क। और देखिए, एक फेमस गणितज्ञ हैं, उनका नाम है भास्कराचार्य। क्या नाम है? भास्कराचार्य उनका नाम है। और भास्कराचार्य की एक रचना थी लीलावती। क्या नाम था उनकी रचना का? लीलावती, ठीक है। और लीलावती रचना में भास्कराचार्य ने निष्क का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदिनी पुरस्कार कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो मेदिनी पुरस्कार है ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेदिनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, कोई श्रेष्ठ लेखन करता है, तो उसको मेदिनी पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए आरबीआई का स्थापना दिवस जो है ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे
तो पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, तो उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट। क्या नाम है? आरबीआई एक्ट। उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसके तहत हुई थी। स्थापना 1935 को हुई थी, लेकिन एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और पूछा जाता है कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। ठीक है, और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ से भी हमें दो बातें याद रखना है कि सबसे पहले तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबॉर्न स्मिथ इनका नाम था। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। जो भी फैक्ट बता रहा हूँ ना दोस्तों, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है और मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ आपको, एक भी सेकंड आपके खराब नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो मैत्री मंदिर है ये पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ पर? पुदुचेरी में स्थित है मैत्री मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सरल सा क्वेश्चन है। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधु ने। किसने किया था? राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। लेकिन विलियम हार्वे के बारे में हम जान लेते हैं। जो विलियम हार्वे हैं ये रक्त परिवहन की खोज की थी इन्होंने। किसकी? रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। और जो जेम्स वाट है ना, इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। जो भाप इंजन है ना, इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। और ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो चारों फैक्ट याद रखेंगे। नंबर 20 क्वेश्चन, निम्न में से राजा पुष्यमित्र शुंग का समकालीन कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन कौन था? पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ये कौन था। तो आप लोगों ने सुना होगा शुंग वंश। ठीक है, ये शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, और जो पतंजलि था तो ये जो था पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। ठीक है, पुरोहित भी था और योगाचार्य भी था। इसने एक दर्शन बनाया था। ठीक है, एक दर्शन की रचना की थी, योग दर्शन। ये हमेशा पूछा जाता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो पतंजलि जो हैं ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, राज्य एवं उनकी लोकसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सीटें लिखी हुई हैं, तो हमें गलत कथन का चयन करना है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, है ना। तो 80 सीटें, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गुजरात की 20 सीटें, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गुजरात की सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 26 सीटें हैं। ठीक है, तो हमें गलत कथन का चयन करना था। अच्छा, गलत कथन का चयन करने के चक्कर में होता क्या है कि 4 फैक्ट हमें सही पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट हम याद रख लें, है ना। ऐसा नहीं कि हम केवल आंसर तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो अदर फैक्ट लिखे हुए हैं, अदर ऑप्शन लिखे हुए हैं, वहां से भी हमें नॉलेज को ग्रहण करना है ना। तो इन 4 फैक्टों को हम याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? तो पशु सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं? अपने देश भारत में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम सी याद रखेंगे ऑप्शन। और भारत में यदि हम बात करें कि कुल पशु की जो विश्व के कुल पशु है ना, उनकी जनसंख्या का 16% पशु पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। इनमें से किसके लिए विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है? तो देखिए, जहाज निर्माण के लिए विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का ये विशाखापत्तनम शहर है और यहाँ पर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSL। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। जो HSL है ना, इसकी स्थापना 1941 में की गई थी विशाखापत्तनम में। ठीक है, मतलब यदि पूछे
कि HSL की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। HSL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारी जहाज़ों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो भाखड़ा नागल बांध है ना, ये सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सतलुज नदी पर स्थित है। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध की यदि ऊंचाई पूछे तो 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में यदि पूछे तो 740 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी पर तो बना हुआ है, लेकिन स्थान यदि स्थान पूछ ले कि कहाँ पर बना है, तो पंजाब में बना है। ठीक है, और ये जो भाखड़ा नागल बांध है ना, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? दूसरा है, ये सेकंड है। अच्छा, ये तो सेकंड है, इसी क्रम में पहला भी पूछा जाता है। तो हम देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, और ये जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्थान यदि पूछ ले तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये बनाया गया है। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 260 मीटर। यदि फीट में पूछे तो 855 फीट जो है इसकी हाइट है। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, इसकी हमने हाइट कितनी देखी थी? तो इसकी हमने हाइट देखी थी 740 फीट। ठीक है, तो दूसरा है और पहला है टिहरी बांध। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो सार्क के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और यदि अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करके अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को फैला दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के जब मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? यहाँ आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।